नमस्कार दोस्तों। स्टॉक लर्निंग में जानेंगे मार्केट के किंग को लेकर के, जिसमें एक कंपनी है जिसका नाम है विस्को ट्रेड एसोसिएट्स एसोसिएट्स लिमिटेड। अब इसका चर्चा क्यों करूंगा पता है, क्योंकि जब हम इसको इस फाइंड आउट कर रहे थे तो इसमें देखने को ये मिला जो कंपनी में लगातार ग्रो हो रही है। किसको लेकर के? कंपनी इन द ग्रोइंग कंपनी। और छोटी सी कंपनी है। अब आखिर क्या है, कैसे काम करती है, कुछ एस्पेक्ट को देखेंगे और किस लिहाज से इसमें जंप देखने को मिला, जहाँ पे 6 महीने में करीब 52% के आसपास की जंप थी। हाँ, यहाँ पे एक बात कह सकते हैं पहले ही, जो इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा नहीं है, नियरली 2000 के आसपास की जून तक की तादाद में देखने को मिला, जहाँ पे बल्क ट्रेड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। अवेयरनेस के साथ चलिए जानते हैं इस स्टॉक को लेकर के, जो कंपनी स्टॉक मार्केट है क्या करती है। खास करके बिजनेस मॉडल में देखें, देखने को ये मिला जो कंपनी एनबीएफसी से डील करती है और बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द ट्रेडिंग के लिए कामकाज करती है। शेयर एंड द प्रोवाइडिंग लोन भी करती है। कंपनी का नाम है विस्को ट्रेड। चलिए जानते हैं इसको लेकर के, जो बीएससी में लिस्टेड है ओनली। और बीएससी में लिस्टेड के बाद स्टॉक में फिलहाल 6 महीने में देखने को मिला जो लगातार जंप थी। और इससे पहले देखने को मिला कि एक साल के दौरान करीब 276% की जंप हुई है स्टॉक में। अब आखिर कैसे हुआ? क्योंकि छोटा सा मार्केट कैप है। मार्केट कैप की बात करूँ तो 175 करोड़ का मार्केट कैप है जिसके बारे में बुक वैल्यू कहती है कितना, 21 रुपए का। इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में काफ़ी कहती है, अर्थात यहाँ पे ये सामने 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 ये निकल के आती है जब इनका जो एसेट्स है ना, एसेट्स की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद कंपनी के बारे में कहती है कि स्टॉक में स्टॉक का पी के आकलन करें तो वो कहती है कितना, कबल कबल साबित 4 गुना की भीड़ है। किसके हिसाब से? अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। अर्निंग यदि कहता है 18 रुपये के आसपास का, तो स्टॉक में देखने को मिली जो करीब 4 गुने की भीड़ है। अब इस स्टॉक में छोटा सा स्टॉक है, इसके प्रति यदि हम आकलन करेंगे तो हम आकलन जरूर करना चाहेंगे किसको? करंट रेशियो को लेकर के और डेट्स टू इक्विटी रेशियो को लेकर के, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक प्रेशर बनाता है कहाँ पे? प्रॉफिट को कम करने को लेकर के। और प्रॉफिट दिखाने की जो प्रोसेस है, जिसको कहते हैं सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट दिखाना, उसका आकलन दिखाता है कि आखिर उधार सेल्स कितना था, उसमें रिस्क फैक्टर कितना बनता है, वो है करंट रेशियो के अंदर। इसके बाद देखा जाए इसको लेकर के, तो कंपनी में देखते हैं आरओसी के बाद तो करीब 47%, आरओई की बात करते हैं 95% का। फेस वैल्यू है 2 का, तो इस हिसाब से समझिए तो 2 रुपए का फेस वैल्यू पे 18 रुपए का अर्निंग करता था। 9 गुने के आसपास की 900% का जम करता है। नौ नौ 9 गुना की भी ईपीएस अर्निंग करता ही है, अर्निंग पर शेयर करते हैं। तो फिर फिलहाल स्टॉक में कितना भीड़ है? करीब 4 गुने की भीड़ है। जबकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग की चर्चा करें तो ये कहती है करीब 70%। और नियरली इसमें प्रोमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया है। और टोटल शेयर की बात करें तो वो कहती है कितना का 2 करोड़ के आसपास। अब एक आकलन और लेंगे। आकलन क्या होता है? किसी भी स्टॉक को चुनने के लिए, समझने के लिए, पहला तो कहते हैं कि स्टॉक का पी छोटा है। अर्थात क्या हुआ? स्टॉक का पी क्यों छोटा कहते हैं? स्टॉक का पी इसलिए छोटा कहते हैं क्योंकि वहां पे भीड़ कम हो, तो लोग सब की सब कम भीड़ में ज्यादा अपने बनाना चाहते हैं ना, सब ज्यादा स्टॉक लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं, तो डेट्स क्या कहती है, तो डेट्स के बारे में देखा, आकलन करेंगे। अब आती है एक सवाल, जो क्या इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं पीयर्स में, उनका अब जो पी कहता है, उनके पे जो काफी भीड़ है, उस भीड़ के हिसाब से इनमें भीड़ क्या है, तो वो भीड़ के हिसाब से कहती है कि बाकी जो कंपनियां हैं उनमें जो भीड़ है वो कितना कहती है? करीब 23 गुना के आसपास भीड़ कहती है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से। यदि 23 की भीड़ है तो यहाँ पे 4 गुना कहती है, और ये 4 गुना कहती है, तो नियरली कितना टाइम्स जंप करना चाहिए? 6 टाइम्स जंप करना चाहिए यहाँ से नियरली। यदि 4 6 देखा जाए तो 24 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यदि 6 गुना जंप करता है तो 72 क्या, देखिए 6 गुना जंप करना, 7 6 42, 240 250 के आसपास जाएगा। क्या ये सस्टेन कर पाएगी? ये सवाल बनता है ना, क्या ये आगे जा पाएगी? इसके लिए हम जाएंगे, इसकी क्या चेक करने के लिए, इसको ये इम्पैक्ट को देखने के लिए और इस इम्पैक्ट को देखने के लिए। चलिए आते हैं जानने को लेकर के, जहाँ छोटी सी कंपनी है। और छोटी सी कंपनी है तो फिर इनका क्या कहते हैं। अभी तक आपने चैनल को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट लर्निंग की बात करने वाले हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, जहाँ पे देखने को मिला जो लगातार स्टॉक ग्रोइंग लेवल पे कामकाज करती नजर आती है। आते हैं पीयर्स में। पीयर्स में कहती है बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, जियो फाइनेंस है। मुझे लगता है कि इन सबसे भी फिलहाल कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा भीड़ पता है कहाँ पे? जियो फाइनेंशियल के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ है।
खरीदने वालों को लेकर के। पी का अर्थात मैं सीधा सीधा समझता हूँ, इतना अर्निंग कर रखा है ना, अर्निंग के बेसिस पे जो भी भीड़ बनी है ना स्टॉक को खरीदने के लिए, वो है। यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ कितना है, 130 गुना की भीड़ है पी के बेसिस पे। आते हैं आकलन करने को लेकर के, समझते हैं इसको लेकर के। अगले पड़ाव पे देखा जाए रिटर्न को लेकर के, तो कंसोलिडेटेड रिटर्न भी इसका है, तो कहती है हाँ है। तो इसमें देखा गया कंपनी का कंसोलिडेटेड डेटा के अंदर, तो कंपनी कहती है कुछ यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा के अंदर कुछ चेंज होती है कि नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो हम देखें इसको, तो कहती है कि नियर अबाउट द, क्या कहती है, बुक वैल्यू से दोगुना ही जंप कर रखी, और बाकी कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को फिलहाल तो नजर नहीं आती। इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 200 करीब 66 के आसपास निकल के आती है यहाँ पे, जो कि पहले साथ कुछ कम था, जो कि इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, स्टैंड लॉन हिसाब से, स्टैंड लॉन हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फेरबदल हुआ था ना, यहाँ पे देखिए फेरबदल हुआ था, या इंट्रिंसिक वैल्यू कम था, लेकिन कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। आते हैं कंसोलिडेटेड डेटा को लेकर के और समझते हैं इसको लेकर के। उसके बारे में कंपनी कहती है कि सेल्स जो था ना, वो कुछ नहीं था, वो सेल्स धीरे धीरे करके बढ़ा है। तो जून वाले में थोड़ा सा पिटा है, किससे, मार्च से भी। और जून टू जून का देखा देखो तो क्या कहती है, वाई वाई में क्या था, एक गिरावट था, क्यू और क्यू में क्या था, गिरावट था। चलिए यहाँ तक गिरावट था, तो बाकी क्या कहती है, तो गिरावट के बाद कंपनी कहती है कि हमारा जो प्रॉफिट का पार्ट था ना, उसमें हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, हमने 19 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, 5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, 12 करोड़ का बनाया, मतलब अवरेज जो कंपनी लगातार लॉस में थी, वहाँ पे ग्रोइंग क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे लगातार इनकी जो फंडामेंटल थी उसमें कहती है कि प्रॉफिट हमारा ग्रो करती है। अब प्रॉफिट ग्रो करने का कारण क्या था, उन्होंने रिस्क फैक्टर तो ज़्यादा नहीं लिया, इसको आकलन करेंगे कहाँ पे, कंप्लीट पीएल में। अब यहाँ पे देखते हैं इसको लेकर के ईयरली बेसिस में जो डेटा कहती है, जो सेल्स में क्या हो रही है, सेल्स देखा जाए तो ये कहती है कि वाई वाई में तो काफ़ी ज़्यादा जंप किया, करीब करीब 3 गुने के आसपास का, 300% का जम करती है नियर अबाउट। और ये फिलहाल 12 महीने में लास्ट क्वार्टर का थोड़ा सा डेटा घटा, थोड़ा सा इनका प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ने के बाद भी कंपनी कहती है जो हमारा जो प्रॉफिट का पार्ट था उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं था। प्रॉफिट हमने 43 करोड़ 44 करोड़ का बनाया है लास्ट 12 महीने में, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस जिसके बेसिस पे देखा जा सकता है कि लास्ट 12 महीने में जो अर्निंग पर शेयर आती है ना, वो कितना आती है, 18। और जो कि पहले 13 अर्निंग पर से था, उससे कई गुना जंप कर गई। अर्थात इसको देखें तो नियरली 30% के आसपास की जंप देखने को मिली है। 13 13 13 चौका 52, नियरली 40 से 45% का जंप देखने को मिलता है इसको लेकर। कहाँ पे, ईपीएस के अंदर इफेक्ट जो करता है, काफी कम मात्रा में शेयर है। शेयर तो खैर कंपनी बढ़ा सकती है धीरे धीरे बाद में। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल में देखें तो बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर कंपनी कहती है कि बोरोइंग्स उन्होंने लगातार बिल्डअप किया। जिन्होंने बोरोइंग्स लिया, तो एक सवाल बनता है ना, इन्होंने पैसा लिया किस लिए, ये सवाल बनता है ना, तो ये समझना जरूरी है कि पैसा लेने का मतलब क्या था, क्या पैसा एंजॉयमेंट के लिए लिया था, जो कि, या पैसा अपनी बिजनेस मॉडल को डेवलप करने के लिए आते हैं। तो कंपनी कहती है कि हमारे पास जो पैसा था ना, पैसा हमने लिया लोन, इसको लेकर के। यहाँ पे कहते हैं फिक्सेशन में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जितना था उतना ही रहा। फिर पैसा गया, तो पैसे गया कहाँ, उसका सवाल ये बनता है, जो यहाँ पे जो इनका इन्वेस्टमेंट की पार्ट थी ना, उसमें ग्रो लेवल बनी। इन्वेस्टमेंट जो थोड़ा थोड़ा करके था, उन्होंने क्या किया, इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया। पहला पहला जवाब क्या था, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया। इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के बाद जो उनका रिसीवर्स की पार्ट थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहती, और वो जो है करीब 1 करोड़ के आसपास कहती, जो कि ज़्यादा नहीं था। और बाकी पैसा वो कहाँ ट्रांसफर करती है, अदर असेट्स में ट्रांसफर करती नजर आती, जो कि हो सकता है लोन उन्होंने दिया होगा मार्जिन वगैरह को लेकर। आते हैं रेशियोज लेवल करके, जो 1 करोड़ का है वो कहती है एक दिन में पैसा आता है, ये भी यहाँ पे संकेत अच्छा देता है, ग्रोइंग लेवल दर्शाती है। इसके बाद कंपनी के बारे में जानेंगे किसको लेकर के, इनकी कुछ और एस्पेक्ट को लेकर के जो जानते हैं। सेंटिमेंटल में, सेंटिमेंटल के बारे में क्या कहती है कंपनी, तो कंपनी ने कहा कि 6 तारीख उन्होंने अब ई वोटिंग्स के लिए अपडेट दिया था। इससे पहले कंपनी ने प्रपोजल करीब 42वां एनुअल जनरल मीटिंग को लेकर अपडेट दिया था। इससे पहले उन्होंने अपडेट दिया था वही एजीएम को लेकर के, उससे पहले भी उन्होंने रिकॉर्ड्स एजीएम को लेकर के उन्होंने अपडेट दिया था फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। आते हैं इन्वेस्टर की भीड़ को लेकर के। इन्वेस्टर की भीड़ इसके बारे में क्या कहती है, इन्वेस्टर के भीड़ में देखा गया कि कंपनी में जो होल्डिंग था वो
प्रमोटर्स खुद ही इसको खरीद रहे हैं। अब फिर क्या था, प्रमोटर ने खुद ही यहाँ पे 2% के आसपास खरीद लिया। जब प्रमोटर ने खरीदा था वहाँ पर बल्क ट्रेड के काफी तादाद देखने को मिला है। तो बल्क ट्रेड में कंपनी क्या कहती है 9 फरवरी को अपडेट हुआ था, उसके बाद कोई भी अपडेट देखने को यहाँ पे नजर नहीं आई। प्रोमोटर्स ने करीब 70% के आसपास की होल्डिंग ले लिया। पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी केवल 30% के आसपास थी। उसमें से एक सुशील कुमार सरोगी 7% के आसपास, और बाकी कोई विशाल मित्तल और कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर था। टोटल यदि भीड़ देखें तो टोटल भीड़ में कुछ बड़े लोग ही, बड़े बिग बुल जो था उन्होंने भी अपनी क्या किया था, अपनी पोजीशन लेके चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है ये, जो वहाँ पे सारे के सारे जो बिग बुल्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को एज ए शेयर होल्डर यहाँ पे एक्वायर के रखे हैं पब्लिक के अंदर। और जो मार्केट में ट्रेडिंग होती होगी वो शायद यही लोग यही ट्रेडिंग बेचते हैं, यही खरीदते हैं। कुछ की सेटअप होती होगी जहाँ पे यदि इसको लगातार 5 दिन के चार्ट को देखें या आप 1 महीने के चार्ट को देखें, जहाँ एक चार्ट में एक ग्रो लेवल बनी थी, खास के बॉटम से लेकर के यहाँ तक की रेंज को लेकर के, उस रेंज में कंपनी ने क्या, इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट देखा जा सकता है कब का, लास्ट 5 दिन का। 5 दिन के बेसिस पे 1 महीने का आप चार्ट को आकलन करके देखिए क्या इनका जो सपोर्टिंग लेवल क्या कहता है और रेजिस्टेंस क्या कहता है। सपोर्टिंग लेवल देखिए, यदि इसको लगा, ये इसको यदि तोड़ देती थी, यहाँ पे तोड़ देती तो शायद और नुकसान हो सकता था, लेकिन उसको उन्होंने सपोर्टिंग लेवल बना के रखी है, दोबारा उन्होंने बना के रखी है। तो इसमें कोई ऐसा चिंता देखने को नज़र नहीं आती है। अब आते हैं, इसको एक नज़र डालते हैं हम इन्वेस्टमेंट पार्ट को दोबारा। और यहाँ पे ये देखने को मिला, जहाँ पे बड़े से इन्वेस्टर ने इनको एक्वायर करके रखा था। यहाँ पे जो जिस चीज़ को लेकर के हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, जो कि इससे कुछ इम्पैक्टेड था, तो हाँ इससे तो इम्पैक्टेड पड़ा था इसको लेकर के, क्योंकि अर्निंग पर शेयर और होना चाहिए था। जो करंट रेशियो में हम खास क्या आकलन कर रहे थे, जो क्या इसको लेकर के उधार सेल्स को लेकर के, उसमें ऐसा डेटा देखने को नज़र नहीं है जहाँ पे रिस्क फैक्टर इनका बनता नज़र आए। जो उन्होंने पैसा देखने को मिला, वो पैसा क्या किया था, लोन के अंदर जो पैसा लिया उसका भी यूटिलाइजेशन उन्होंने फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में खर्च किया था। यहाँ पे क्या नजर आया जिसने एक ग्रोइंग लेवल के लिए देखने को ये मिली, जो कंपनी में जब हम सर्च हम कर रहे थे फिलहाल, उस सर्चिंग के दौरान हमें ये लगा जो कंपनी इज क्रिएटिंग द न्यू हाई पे कंपनी कामकाज करती नजर आई थी। तब तक के लिए यहाँ पे मूविंग एवरेज देखा जा सकता है, चाहे एक साल का, 6 महीने का और 1 महीने का मूविंग एवरेज देखे तो उससे लगातार क्या हो रही बिल्डअप होती नजर आती है। तो जहाँ पे देखा है तो यहाँ पे कहती है कंपनी को लेकर के वाई वाई में इनका रिवेन्यू तो कम हो गया, लेकिन बाकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था वो इंक्रीज कर गया, ये कुछ इंक्रीज करती नजर आती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों।